निवासी बहुजन आंदोलन की सांस्कृतिक धरोहर को याद करते हुए करुणा के सागर गौतम बुद्ध, संत शिरोमणि संत रैदास, संत कबीर, सामाजिक क्रांति के अग्रदूत ज्योतिबा फुले, विश्व विभूति बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, आरक्षण के जनक शाहू जी महाराज, दक्षिण में मूल निवासियों की लड़ाई लड़ने वाले नारायणा गुरु, आत्मसम्मान की लड़ाई लड़ने वाले ईवी रामास्वामी नायकर पेरियार, सुदूर पहाड़ों में मूल निवासियों की आवाज बुलंद करने वाले बिरसा मुंडा, प्रथम महिला शिक्षिका माता सावित्रीबाई फुले, प्रथम मूल निवासी स्वतंत्रता सेनानी उदा देवी पासी और तमाम ऐसे अनाम स्व और समुदाय प्रेरित कर्तव्यनिष्ठ बहुजन मूल निवासी सामाजिक कार्यकर्ताओं को मैं नमन करता हूं और इसी के साथ सिंसियर रिगार्ड्स, निष्कपट आदर प्रस्तुत करता हूं वर्तमान बामसेव अध्यक्ष माननीय नितिन गनोरकर जी के लिए और इस सत्र के अध्यक्ष माननीय आर.एस. राम जी के लिए। साथियों, जैसा विषय दिया गया है कि मूल निवासी बहुजन आंदोलन, क्रिया, प्रतिक्रिया तथा मूल निवासी बुद्धिजीवियों की भूमिका का सिंहावलोकन। सवाल अगर शुरू करने का मुझे जज्बा मिला तो यहीं से मिला कि आखिर फिर मूल निवासी बहुजन आंदोलन क्या है। ठीक है, दूसरा सवाल कि मूल निवासी बहुजन आंदोलन क्यों है। तीसरा जो ज्यादा महत्वपूर्ण लगता है मुझे, अगर ये आंदोलन ना हो तो मूल निवासी बहुजनों का क्या होगा और इस राष्ट्र का क्या होगा। चौथा, अगर सशक्त रूप से यह आंदोलन चलता रहे तो मूल निवासियों का क्या होगा, मूल निवासी बहुजनों का क्या होगा और इस राष्ट्र का क्या होगा। उत्तर हमें जो मिलता है वो बामसेव की परिचय पुस्तिका, जो बामसेव ने 21वें राष्ट्रीय अधिवेशन जो अहमदाबाद गुजरात में हुआ था, उसके पेज नंबर 5 पे आपको मिलेगा। तो उसमें कहा गया है कि बामसेव का आदर्श महापुरुष हैं छत्रपति शिवाजी महाराज, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले, बाबा साहब अंबेडकर, पेरियार, शाहू जी महाराज और जननायक बिरसा मुंडा। इन सभी आदर्श महापुरुषों का जो मिशन है वही बामसेव का मिशन है। तो अब अगली बात आती है कि आखिर इन आदर्श महापुरुषों का क्या मिशन था। पेज नंबर 5 उसी पुस्तिका पे आपको मिल जाएगा और यहां मैं रिलेट करूंगा एक अमेरिकन सोशियोलॉजिस्ट हैं सी राइट मिल्स कि इन महापुरुषों ने आखिर अपना आदर्श बनाया कैसे। तो सी राइट मिल्स कहते हैं 3 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। पहला है आपका जीवन वृत्तांत, आपकी बायोग्राफी। दूसरा है आपकी हिस्ट्री, आपकी बायोग्राफी उस देश के, उस समाज के इतिहास में कहां लोकेटेड है ये। और तीसरा, इन दोनों का जब इंटरैक्शन होता है उसके फलस्वरूप आप समाज को, सामाजिक समस्याओं को जो आपके आसपास विद्यमान है, आप कैसे समझते हैं और उनको हल करने की कोशिश कैसे करते हैं। इन्हीं परिप्रेक्ष्यों में ये हमारे महापुरुष और आदर्श महापुरुष जिन्होंने समस्याओं को समझा और उस सामाजिक परिप्रेक्ष्य में इसके खिलाफ जो रणनीति तैयार की वो इस प्रकार है कि उन्होंने, बाबा साहब ने समझा कि भारतीय सामाजिक व्यवस्था जो हायरार्किकल यानी पदानुक्रम में बटी हुई है, जिसका जाहिर तौर पे जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो जाति व्यवस्था है और इसमें असेंडिंग स्केल यानी बढ़ते हुए स्केल में जब ऊपर की तरफ जाएंगे तो श्रद्धा बढ़ती है लोगों के लिए जो वर्णों में, और नीचे की तरफ आएंगे तो तिरस्कार बढ़ता है। अब ये ग्रेडेड है और ग्रेडेड इनइक्वालिटी शो करता है, यानी संस्तरण में बटा हुआ समाज। लेकिन जैसे जैसे ऊपर जाएंगे उनकी आइडेंटिटी के लिए श्रद्धा बढ़ेगी, जैसे जैसे नीचे आएंगे, चौथे तक आइए, तिरस्कार बढ़ेगा और पांचवें जिनकी बात पंचमा करते हैं उसकी तो जगह भी नहीं है उस वर्ण व्यवस्था में। तो जब ये 3 लोग जो तिरस्कार के भागी हैं, शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब, अदर बैकवर्ड क्लासेस, और फिर इन्हीं में से जो लोग रिलीजियसली कन्वर्ट हो जाते हैं, वो जो तिरस्कार के भागी एक ग्रुप बनाते हैं
वो किस वजह से है? वो उस सोशल ऑर्डर की वजह से है जो ब्राह्मणी व्यवस्था की वजह से विद्यमान है। लेकिन मेजॉरिटी इन नंबर जो बहुजन है वो इस प्रताड़ना के भागी हैं। अब इसमें सबसे बड़ी स्ट्रैटेजी इस व्यवस्था की ये थी कि अगर उसने बराबर की प्रताड़ना दी होती तो इतना इकट्ठा करने में मेहनत नहीं लगती। उसने प्रताड़ना कम ज्यादा में दी, दूसरे को ज्यादा कम, तीसरे को ज्यादा, चौथे को और ज्यादा, और पांचवें को तो हद से ज्यादा। ये कम ज्यादा का पैमाना मुझे लगता है हमारे संगठित होने में एक बड़ी बाधा उत्पन्न करता है, और इसको हमें डिसमेंटल करके आगे बढ़ना पड़ेगा कि भले ही कम ज्यादा हो लेकिन परेशानियां सारी एक ही सोर्स, एक ही रूट से चली आ रही हैं, जो है ब्राह्मणिकल सिस्टम। अब बामसेफ ने यह किया कि इन्हीं प्रताड़ित 3 मेजर और उनमें से कन्वर्टेड यानी जो ग्रुप बना, इनकी लड़ाई लड़ने का इनको मुख्य आधार स्तंभ बनाया कि इनकी लड़ाई लड़ी जाएगी। लेकिन सवाल यह था कि इनकी लड़ाई लड़ेगा कौन? तब मैल्कम एक्स का इस्तेमाल करते हुए बताया गया, मैल्कम एक्स कहते हैं अमेरिकी कंटेक्स्ट में कि क्या हमारी लड़ाई लड़ने हमारा ही दुश्मन आएगा? तो बाबा साहब ने एक सीख लेते हुए एक वहां पर हम आगे बढ़ते हैं कि सेल्फ हेल्प इज द बेस्ट हेल्प। स्वयं सहायता सबसे बेहतर सहायता है। और इसमें अनुभव के साथ बामसेफ ने यह जोड़ा कि सेल्फ रेस्पेक्ट विदाउट सेल्फ हेल्प इज मीनिंगलेस। आत्मसम्मान के बिना स्व सहायता अर्थहीन है। इसी में सेल्फ रिलायंस भी बाद में जोड़ा गया कि स्व आत्मनिर्भरता। अब लेक्चर के दूसरे हिस्से पर या प्रबोधन सत्र का जो दूसरा भाग है टॉपिक का, एक्शन, रिएक्शन और रेजिस्टेंस, और इसके बाद हम तीसरे हिस्से में चले जाएंगे जहां पर हम बुद्धिजीवियों की भूमिका देखेंगे। एक्शन यानी क्रिया। अगर इस पे बात शुरू करें तो क्या मूल निवासी बहुजन आंदोलन क्रियात्मक है या प्रतिक्रियात्मक है या फिर प्रतिरोधात्मक है? अगर इसका हमें निर्णय करना हो तो कैसे करेंगे? इसके लिए हमें 3 शब्द अगर इनकी हम परिभाषा कर दें सामान्य भाषा में तो हमें शायद समझ में आ जाए। क्रिया जब हम करते हैं तो हम किसी लक्ष्य को पाने के लिए सामान्यतः एक समय अंतराल पर कुछ कार्य करते हैं। ये कार्य चरणों में भी बांटे जा सकते हैं, डिफरेंट फेजेस में बांटे जा सकते हैं, तथा इन्हीं कार्यों को जब तक पूर्ण हमें लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होती हम दोहराते भी हैं। ये हो गया क्रिया, अलग अलग चरणों में बांटे हुए हमारे काम जिनको हम दोहराते भी हैं, जो किसी लक्ष्य की पूर्ति के लिए होते हैं। ये हो गया क्रिया। अब बात आती है प्रतिक्रिया। ये क्या है? तो अपनी ताकत को किसी ताकत के या प्रभाव के या आंदोलन के खिलाफ एवं उल्टी दिशा में लगाना, ये डेफिनेशन से निकलता है कि प्रतिक्रिया है। गेल ओमवेट अपनी 1994 की किताब में कास्ट एंड क्लास इन इंडिया, इसमें उनका आर्टिकल है, बेसिकली एडिटेड किताब है केएल शर्मा की, इसमें कहती हैं, और यह बामसेफ के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, पेज नंबर 162 पे, कि क्या बामसेफ क्रियात्मक संगठन है या प्रतिक्रियात्मक संगठन है? गेल ओमवेट का मानना है कि अन्य बहुजन आंदोलनों से इतर, उससे अलग इसकी रचना एवं इसकी संरचना, बामसेफ आंदोलन की रचना एवं संरचना विमर्श द्वारा, डिस्कशन द्वारा, डिस्कोर्स द्वारा स्थापित है, ना कि प्रतिक्रिया है। इट्स फॉर्मेशन एंड स्ट्रक्चर अपीयर्स एज डेलिबरेट एंड नॉट रिएक्टिव। यानी यह प्रतिक्रियात्मक नहीं है, यह क्रियात्मक आंदोलन है। बामसेफ लगातार कहता रहा है कि प्रतिक्रियावादी या व्याकुलता से उत्पन्न आंदोलन या जमावाड़ों से उसने हमेशा से इनकार किया है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है नामांतरण एजिटेशन जब हुआ था, जब मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी का नाम बाबा साहब अंबेडकर के नाम करने का एक प्रतिक्रियात्मक व्याकुलतापूर्ण आंदोलन शुरू हुआ था, उसमें बामसेफ शामिल नहीं हुआ, क्योंकि उन्हें पता चल चुका था कि यह पुणे के कुछ ब्राह्मण्स का भड़काया हुआ एक व्याकुलतापूर्ण स्टेप है, इसलिए बामसेफ ने उससे पीछे स्टेप रखा। तो इस तरीके से रिएक्शनरी ना होकर हमेशा एक्शन पे चलने की बात की है। इसीलिए अब यह स्पष्ट है कि प्रतिक्रिया जो बिना सोचे समझे की गई क्रिया हो,
जो किसी ताकत या प्रभाव या आंदोलन के खिलाफ विपरीत दिशा में कार्य करे, ऐसा कार्य तो मनुष्य नहीं जानवर करते हैं। और अगर हम मनुष्य हैं जिनमें सोचने समझने की क्षमता, वी हैव द थिंकिंग एबिलिटी, वी आर द थिंकिंग सोल्स, हम में विमर्शशील आत्म है, यानी हम सोच समझ सकते हैं, किसी मुद्दे पर रिफ्लेक्ट कर सकते हैं। जब हम इसके द्वारा क्रिया निर्धारण करते हैं तो वो एक्शन कहलाता है। आप सीधे रिएक्ट नहीं कर रहे, आप सोच समझकर विमर्श द्वारा बहुत ही ठंडे दिमाग से किसी समस्या को या सामाजिक समस्या को सुलझाने का प्रयास करते हैं। अब बात आई कि जब हम एक्शन करते हैं, रिएक्शन नहीं, तो फायदा क्या होता है? पहला फायदा यह है कि हम जो हमारे अंदर सबसे सशक्त गुण है, जिसको अभी मैंने कहा कि हम विमर्शशील हैं, हमारे पास सोचने समझने की जो ताकत है, हम उसका सदुपयोग करते हैं। दूसरा, हम अपनी एनर्जी को, अपने रिसोर्सेस को नकारात्मक वे में या नेगेटिव वे में यूज नहीं करते, बल्कि अपने मूवमेंट की ताकत को बढ़ाने के लिए पॉजिटिव वे से यूज करते हैं। अब बचता है तीसरा शब्द, प्रतिरोध। इसकी अंडरस्टैंडिंग मैंने ये लगाई कि रेजिस्टेंस यानी प्रतिक्रियाएं जब पूर्णता, जो सेकंड पार्ट था, क्रिया नहीं प्रतिक्रिया, प्रतिक्रियाएं, क्योंकि प्रतिक्रिया आपका किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है। आपने कोई काम किया, उसके ऊपर रिएक्शन देने वाले किसी भी डायरेक्शन में दे सकते हैं, लेकिन जब ये रिएक्शन पूर्णतः किसी ताकत या प्रभाव या आंदोलन के खिलाफ उसे हराने की मंशा से काम करने लगे, इसे प्रतिरोध कहते हैं। अब राजनीतिक एवं सामाजिक रूप या परिप्रेक्ष्य में हम देखें तो बामसेफ ने जो 85% बनाम 15%, पहली बात कि 85% को जोड़कर समझने का प्रयास किया, और दूसरा हिस्सा कि 85% को जोड़ने का लक्ष्य साधन किया। इसके खिलाफ दो तरीके की प्रतिक्रियाएं आई, जो संचालक महोदय ने भी कहा। एक जो सिस्टम के बाहर से आती है, या मैं कहूं बहुजन मूल निवासी लोगों से, इतर लोगों से आती है, और दूसरा जो इन्हीं लोगों में से आती है। इस तरीके की दो रिएक्शंस आई। लेकिन बामसेफ उन रिएक्शंस पे काम न करके, क्योंकि यहां पर ये जो विमर्श होता है, ये जो कन्वेंशंस होती हैं नेशनल लेवल, स्टेट लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल, उन विमर्शों के तहत ये जो रचना की गई थी 85 बनाम 15 की, उसके लिए सतत क्रियाएं बामसेफ करता रहा। और बाद में उसका असर ये हुआ कि विरोधी गुटों ने भी अपना सुर बदल लिया और ये कहा कि अगर राजनीति होनी चाहिए तो 85% बनाम 15% पे होनी चाहिए। अगर आप रेफरेंस देखना चाहें तो यशकाई डी.के. खापर्डे समग्र वाङ्मय भाग 1 पेज नंबर 3 और 4 पर देख सकते हैं। इतना ही नहीं, ये बामसेफ का टेस्टिमनी है। अगर मैं इंटरनेशनल स्कॉलर्स को लूं जिन्होंने एकेडमिक्स में लिखा पढ़ा, अपनी रिसर्च की, उनमें से एक नाम लेता हूं, ईवा मारिया हार्टमैन। इनकी बुक है द दलित मूवमेंट इन इंडिया, 2009 में प्रकाशित हुई, पेज नंबर 46 पे। ये कहती हैं कि जब भी स्कॉलर्स ने मूल निवासी बहुजन आंदोलनों को समझने की कोशिश की है, वो बहुत जल्दी में रहे हैं एक लेबल लगाने की। क्या लेबल? कि ये प्रोटेस्ट मूवमेंट है, और ये कॉमन लेबल उन्होंने सारे ही मूवमेंट्स पे लगा दिया। इसी के साथ साथ एक और किताब है जिसमें प्रोफेसर विवेक कुमार, दलित एजेंडा 2050, ये नया संस्करण अभी आया है, इसमें कहते हैं कि कुछ लोगों को यह बात भली भांति समझने की आवश्यकता है कि यह मूल निवासी बहुजन आंदोलन कोई जातिवादी या अलगाववादी आंदोलन नहीं है, बल्कि एक विमर्शशील आत्मनिर्भर आंदोलन है। एक इंटरनेशनल स्कॉलर का रेफरेंस दिया, एक बामसेफ का अपना रेफरेंस है, एक इंटरनेशनल दूसरे सोशियोलॉजिस्ट का रेफरेंस मैंने दिया। तीनों रेफरेंस ये प्रूव करते हैं कि बामसेफ का बहुजन मूल निवासी आंदोलन रिएक्शनरी नहीं, एक्शन बेस्ड एंड सेल्फ डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है। अब तीसरे हिस्से पे आते हैं। मूल निवासी बुद्धिजीवियों की भूमिका का अगर हम सिंहावलोकन या रिव्यू करें तो पहला सवाल आता है कि बुद्धिजीवी मानेंगे किसको? बुद्धिजीवी कौन है? तो इसकी डेफिनेशन अगर देखें या समझने की कोशिश करें इस शब्द को, वो लोग जो बुद्धिमत्ता या बौद्धिक क्षमताओं द्वारा मार्ग प्रशस्त करते हैं, न कि
भावनाओं और अनुभव द्वारा। ज्यादातर लोग अपनी भावनाओं और अनुभव से समझने की कोशिश करते हैं कि ये सामाजिक समस्याएं इस रूप में क्यों विद्यमान हैं, लेकिन जो बुद्धिजीवी होता है वो अपनी बौद्धिक क्षमताओं से जानने की कोशिश करता है। इसको आप ऐसे भी मान सकते हैं कि महसूस करने से या इच्छा रखने से इतर जब आप जानने की क्षमता रखते हैं, ऐसे लोग बुद्धिजीवी होते हैं। तो आपका महसूस करना या जानना ये इंपॉर्टेंट नहीं है इस फ्रेमवर्क में कि बुद्धिजीवी किस तरीके से समझते हैं, दोनों का समझना अलग अलग है। अब बात आती है कि फिर मूल निवासी बहुजन बुद्धिजीवी कौन है। तब बात आती है कि जो भी बौद्धिक क्षमताओं द्वारा मूल निवासी बहुजन समाज का मार्ग प्रशस्त करेगा, जो हमने पहले ही एजेंडा बताया था कि जो हमारे आदर्श महापुरुष हैं उनके रास्ते पर चलने का मार्ग आगे आगे प्रशस्त करेगा और उसकी दिशा होगी राष्ट्र निर्माण की, वो मूल निवासी बहुजन बुद्धिजीवी हैं। अब तीसरा पॉइंट कि इन मूल निवासी बहुजन बुद्धिजीवियों की भूमिका क्या है, अगर हम इसको समझने की कोशिश करें तो एक कॉन्सेप्ट है पब्लिक इंटेलेक्चुअल का, सर्वजन का बुद्धिजीवी। ये कौन होते हैं? ऐसे बुद्धिजीवियों को सिर्फ एकेडमिक्स में ही लोग नहीं जानते कि उन्होंने काम किया और एकेडमिशियंस ने पढ़ा, उसी में कमेंट दिए, उसी में रिव्यू दिए, नहीं, बल्कि इनके कार्यों को, और ये सिर्फ राइटिंग का कार्य नहीं है, इनके कार्य सामाजिक एवं कल्चरल सांस्कृतिक योगदान भी देते हैं। और इसको न केवल एकेडमिशियंस एक्सेप्ट करते हैं बल्कि समाज के बड़े तबके द्वारा जब माना जाए तो ऐसे लोगों को हम पब्लिक इंटेलेक्चुअल कहते हैं। इसी में एक इटालियन फिलोसोफर है एंटोनियो ग्राम्स्की। ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि हम समझ सकें कि इंटेलेक्चुअल्स का रोल क्या है मूवमेंट में, और खास तौर पे हमारे मूवमेंट में, और इनकी कितनी वैरायटीज हो सकती हैं। ये कॉमन सेंसिकल अंडरस्टैंडिंग से, आम जनता की अंडरस्टैंडिंग से कैसे डिफर करता है। मैं ये नहीं कह रहा उससे बेहतर ही है। तो ग्राम्सी का कहना है कि सभी प्राणी तो मनुष्य हैं और मनुष्यों में बुद्धि है, उनके पास तर्क करने की क्षमता भी है, तो इसका मतलब क्या हुआ, सभी मनुष्य बुद्धिजीवी हो गए? वो कहता है ऐसा नहीं है, क्योंकि सामाजिक रूप से बुद्धिजीवी की भूमिका निभाने का काम कुछ ही लोगों को मिला है, क्योंकि आपको विचार चाहिए, बुद्धि को और तीक्ष्ण बनाना पड़ेगा, अपने तर्कों में और ताकत लानी पड़ेगी। कैसे लाएंगे? जब आप दूसरे लोगों के विचारों को जो उस पर्टिकुलर फील्ड में पहले से दिए हुए हैं, जब उनके साथ आप एंगेज करेंगे, जब उनसे अपने आप को मांझेंगे, तो आपको नए विचार आएंगे। क्योंकि मनुष्य जब पैदा होता है वो तो खाली स्लेट है, हम में कोई विचार नहीं था, ये सारे विचार हमने बाहर से लिए हैं। कोई कह दे कि जन्म के साथ मैं इस विचार को लेकर पैदा हुआ था, हम में से कोई नहीं। तो जब हम खाली स्लेट लेकर पैदा हुए तो सारे विचार समाज से लिए हमने। तो इस तरीके से सामाजिक कार्य और जिम्मेदारी कुछ लोगों को मिली, जिनको हम बुद्धिजीवी कह रहे हैं, जो इस पूरी एक्सरसाइज में बिजी रहते हैं आइडियाज से एंगेज करने की। अब इसमें दो तरीके के, ग्राम्सी बताता है कि दो तरीके के बुद्धिजीवी होते हैं। एक परंपरागत, इनकी सबसे बड़ी गलतफहमी यह है कि ये अपने ही समाज में या अपने ही समुदाय में कट कर अपने आप को एक वर्ग समझ लेते हैं और उसमें जीते हैं। अपने ही समुदाय में अपना एक अलग वर्ग बना लेते हैं जो ट्रेडिशनल इंटेलेक्चुअल्स होते हैं और उसी में जीते हैं। इनका कोई कनेक्शन नहीं होता बाकी समाज और समुदाय से, अपने समुदाय से खास तौर पर। दूसरा होता है ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल, जैविक बुद्धिजीवी। ये उनसे उल्टा सामाजिक जीवन को केवल वैज्ञानिक नियमों से नहीं बताते, क्योंकि सवाल विज्ञान पे भी उठा और मैं समाज विज्ञान पे भी सवाल उठा कि आपने जो इतनी सारी किताबें लिख दी, इसका क्या सिला मिला समाज को, क्या बेहतरी हुई इनसे? आपने भाषा गढ़ी, क्या फर्क पड़ा लोगों की जिंदगी पे? आपके पढ़ने से आपको डिग्री मिली, आपको नौकरी मिली, समाज को क्या मिला? तो ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल्स, जैविक इंटेलेक्चुअल्स ये करते हैं कि सामाजिक विज्ञान को केवल वैज्ञानिक नियमों द्वारा नहीं बल्कि सामाजिक जीवन और उसकी समस्याओं को इस प्रकार प्रस्तुत करते हैं जिसमें संस्कृति की भाषा का इस्तेमाल करते हुए, जैसे हमारी एक अपनी संस्कृति है मूल निवासी बहुजनों की, उसकी भाषा इस्तेमाल करते हुए जब कोई इंटेलेक्चुअल उन भावनाओं एवं अनुभवों को प्रस्तुत करे जो आम बहुजन अपने लिए नहीं कर पाते हैं,
वो है ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल, यानी वो रिप्रेजेंटेटिव है बाकी लोगों का, क्योंकि वो उसमें एक्सपर्ट है कि आपको ये सारी फ्रेमिंग करनी है ताकि उन लोगों के अनुभव और उन लोगों का भावनाओं को ये इंटेलेक्चुअल्स रिप्रेजेंट कर सके। ग्राम्सी का ही मानना है कि आधुनिक बुद्धिजीवियों का क्या काम है। उसका कहना है कि आधुनिक बुद्धिजीवियों का और खास तौर पे इन ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल्स का काम सिर्फ बात करना या भाषण देना नहीं है। तो फिर क्या काम है? वो कहता है कि उनका काम है व्यवहारिक यानी प्रैक्टिकल रूप से बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल करते हुए, इसमें 2 टूल्स वो बताता है, आप ज्यादा भी जोड़ सकते हैं, शिक्षा और मीडिया। इन 2 टूल्स का इस्तेमाल करते हुए अपने नायक एवं अपना नायकत्व यानी हेजेमनी एस्टैब्लिश करना। मीडिया और शिक्षा यूज करते हुए, प्रैक्टिकल इंटेलेक्ट यूज करते हुए अपने समाज की, अपने समुदाय के नायक और नायिकाओं और उनकी हेजेमनी को एस्टैब्लिश करना, ये ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल्स और खास तौर पे मॉडर्न ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल्स का काम है। बामसेफ के परिचय पत्र में ही जो 2004 का रेफरेंस मैंने लिया, पेज नंबर 23 पे लिखा हुआ आप पाएंगे कि मूल निवासी बहुजन आंदोलन 21वीं सदी की चुनौतियों की जब वो चर्चा कर रहे हैं तो ये पहचान गए थे, अंदेशा लग गया था। और उस दूरगामी सोच को देखिए, 2004 में अगर वो मेंशन कर रहे हैं कि 2 टाइप की प्रतिक्रिया होगी। पहला, ब्राह्मणवाद हमारी फुले अंबेडकरी विचारधारा में मिलावट करेगा और हमें भ्रमित करने की और दिशाहीन करने की कोशिश करेगा। दूसरा, बुद्धिजीवी मूल निवासी बहुजन जो हमारे इंटेलेक्चुअल्स हैं उन पर ब्राह्मणीकरण हो जाएगा या किया जाएगा और वो उनकी भाषा बोलने लगेंगे। 2004 में कहा गया। अब यहां पर मैं सावधान करना चाहता हूं हम सभी को। थॉमस सॉवल की एक किताब है 2010 में, ये लिखते हैं इंटेलेक्चुअल्स इन सोसाइटी, और मैं नेस्त नाबूद करना चाहता हूं इंटेलेक्चुअल्स के उस गुरूर को जिसमें वो समझते हैं कि वही ज्यादा बेहतर समझते हैं, आम जनता नहीं। इस किताब से उदाहरण देता हूं। उन्होंने कहा कि बुद्धिजीवियों का असल काम तो विचारों पर कार्य करना है, ठीक है, लेकिन सवाल यह है कि उन्होंने जो भी अपनी भूमिका निभाई है उससे लोगों की जिंदगी बेहतर बनी या बदतर बनी। इस सवाल पे कसा जाना चाहिए और उस बुद्धिजीवी का कार्य और उसके सारे राइटिंग्स को असेस करना चाहिए कि उसकी भूमिका कैसे रही। अब अगर आप मोटे तौर पे देखेंगे इंटेलेक्चुअल्स को, तो उन्होंने दोनों टाइप के काम किए हैं। कुछ से सिचुएशन बेहतर हुई है, कुछ से सिचुएशन बदतर हुई है, और हम बात कर रहे हैं इस पर्टिकुलर समुदाय के इंटेलेक्चुअल्स की। अब इसीलिए अन्य दुश्मनों के अलावा बुद्धिजीवी दुश्मनों को पहचानना भी बहुत आवश्यक है, क्योंकि पहला बात है कि इन बुद्धिजीवियों पर वास्तविक जवाबदेही की कोई जिम्मेदारी नहीं होती है। वास्तविक जवाबदेही की जिम्मेदारी उन लोगों पर होती है जो ज्यादा व्यवहारिक कार्यों में दिखाई देने वाले परिणामों में और उन जैसे कार्यों में लगे हुए हैं, यानी हमारे एक्टिविस्ट लोग, जो सीधा सीधा परिणाम जिसमें से दिखता है। बुद्धिजीवियों का अगर आइडिया फेल हो गया तो उनको कौन सवाल उठाता है? कोई नहीं। लेकिन अगर आप जो रियल में प्रैग्मेटिक लाइफ में फील्ड में ऑपरेट कर रहे हैं और आपके ऊपर अगर आपको विफलता मिलती है तो आप पे सवाल उठेंगे। तो पहला डिस्क्रेडिट ये होता है बुद्धिजीवी यहां पर। तो हमें उन दुश्मनों को पहचानना पड़ेगा जो इस तरीके से लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी रखते हैं, यानी वास्तविक जवाबदेही उनकी अपनी नहीं मानते हैं। दूसरा, संकीर्ण एवं विशेषीकृत ज्ञान के द्वारा वो लोग ऐसी ऐसी दिशा में हमें भटका सकते हैं, क्योंकि एक्सपर्ट के सामने हम सब लोग सरेंडर कर देते हैं कि एक्सपर्ट बोल रहा है, हमें तो कुछ आता नहीं है। लेकिन यहां पर सावधान रहने की जरूरत है। कुछ एक्सपर्ट ऐसे भी हैं जो अपने फील्ड में संकीर्ण सोच रखते हुए, कम ज्ञान रखते हुए भी दिशा भटकाने का मादा रखते हैं। हमारे संगठन को मजबूती से ऐसे लोगों के खिलाफ भी खड़ा रहना पड़े अगर जरूरत पड़ी तो। तीसरा, ऐसा बौद्धिक वातावरण वो बना देते हैं जो विकृत और गलत सूचनाओं के आधार पर आधारित हो सकता है। इस पे भी हमें सावधान रहने की जरूरत है। मौखिक कला यानी बोलना, शब्द आडंबर, उनको छोड़कर सबूतों और तर्कों के आधार पर विचारों का निर्माण करना पड़ेगा, तब जाकर वो हमारे ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल्स, हमारे मूल निवासी बहुजन इंटेलेक्चुअल्स कहलाएंगे।
अन्यथा वो दुश्मनों की कैटेगरी में खड़े रहेंगे ताकि इस मूवमेंट को दिग्भ्रमित ना करें। और लास्ट पॉइंट कि स्वयं को, ईगो जब इन्वॉल्व हो जाता है इसमें, स्वयं को कुशल एवं प्रभावी मान लेते हैं कुछ इंटेलेक्चुअल्स, और होता यह है जो आइडिया वो खुद कभी नहीं लेकर आए थे, समाज से लिया, उसको वो पर्सनल मान लेते हैं, और इसके बेसिस पर उनमें एक ईगो डेवलप हो जाता है, एक अहम डेवलप हो जाता है, और उसका रिजल्ट ये होता है कि वो विरोधियों को राक्षस या गलत बताने पर आमादा हो जाते हैं। और दूसरा, वह स्वयं के तुष्टीकरण में मशगूल हो जाते हैं कि मैं जो कह रहा हूं यही सही है। लेकिन ईवा हार्टमैन ये कहती हैं, जुर्गेन्समेयर ने ये अपनी स्टडी में पाया कि मूल निवासी बहुजन आंदोलन में सबसे बड़ी खासियत ये है, और वो इलास्टिसिटी की बात है, कि हम लोग आपस में अपना विमर्श, ये जो टेंशन हमारे बीच आइडियाज को लेकर है, ये खराब नहीं है, ये बेहतर है, क्योंकि जब तक एक आइडिया के खिलाफ दूसरा आइडिया नहीं आएगा तो उन दोनों में इंटरैक्शन नहीं होगा और बात आगे नहीं बढ़ेगी, सिंथेसिस नहीं होगा, थीसिस एंटीथीसिस और सिंथेसिस, वाद प्रतिवाद, और उसके आगे फिर वाद स्थापित होगा। तो ये वो बताते हैं कि ये बेहतर रूप से हमने सीखा है, और आपस में ही नहीं सीखा, हम इंटरनेशनल लोगों से भी बात कर रहे हैं, उनके मूवमेंट से जुड़ रहे हैं, और उसमें हमारी बड़ी ताकत वो कहते हैं अंग्रेजी है। अब फाइनली मैं बुद्धिजीवियों से अपने कंक्लूजन में कुछ अपील करना चाहता हूं, इसी परिप्रेक्ष्य में जो ऊपर एनालिसिस किया है हमने, कि अपने विचारों को मूल निवासी बहुजन आंदोलन की कसौटी पर कसें। आप जो भी लिखते हैं अपनी राइटिंग्स में, आप जो भी स्पीच देते हैं, उसको यहां कसिए, स्टेट में कसिए, डिस्ट्रिक्ट्स में कसिए, कि आप जो कह रहे हैं उससे लोग कितना रिलेट कर पा रहे हैं अपने आप को, और आपका आइडिया उनकी लाइफ को कितना चेंज दे पा रहा है, क्योंकि वो आपकी जिम्मेदारी है, आप अकाउंटेबल हैं उसके लिए, क्योंकि इस समुदाय के आप रिप्रेजेंटेटिव हैं, और उसी रिप्रेजेंटेटिव होने के नाते आपने वो पोजीशन, वो ओहदा लिया हुआ है, तो आपकी नैतिक जिम्मेदारी है। और इससे हमें इस समाज की स्थिति को बेहतर करना है। अगर नहीं हो रही है तो आपको अपने विचारों को पुनः निर्मित करना होगा, यह इंटेलेक्चुअल्स का काम है, पहले अपील। दूसरी, आंदोलन की पिछली विचारधारा और विचारकों को संज्ञान में लेते हुए अपनी बात को आगे बढ़ाएं। हर कोई आता है और वो अपना आर्ग्यूमेंट देके सोचता है कि मैंने बहुत बड़ा आर्ग्यूमेंट दे दिया। पीछे पलट के तो देखिए, हमारे विचारकों ने, हमारी विचारधारा ने कहीं पहले से वो बात कह तो नहीं रखी है, उसकी कनेक्टिविटी में उससे और इंटरप्रिटेशन निकालते हुए आप नई बात लागू करिए, जो इतने लोगों और जो पूरे समाज में हमारे 85% है उनकी जिंदगी को बदलने का मादा रखती हो, ऐसी बात करिए। तीसरा, आदर्शात्मक स्तर से, आइडियल लेवल पे बातें छोड़कर इन इंटेलेक्चुअल्स को व्यवहारिक स्तर पर विचार सृजित करने होंगे। फोर्थ पॉइंट, संगठन का विस्तार करने के लिए जो बामसेफ की रणनीति है, जिसमें जन आधार, मास बेस्ड, ब्रॉड बेस्ड और कैडर बेस्ड का जो डिवीजन किया गया है, उस पर मुझे इन इंटेलेक्चुअल से रिक्वेस्ट है कि एज ग्रुप वाइज और जेंडर वाइज डिविजन्स करिए ग्रुप्स के। दूसरा, हर डिवीजन के लिए एक अलग सिलेबस तैयार होना चाहिए। पहली बार आदमी कैडर ले रहा है, वही सिलेबस, 5वीं बार ले रहा है, वही सिलेबस। अलग अलग हमें डिफरेंशिएट करना होगा और डिफरेंट लेवल्स के कैडराइजेशंस हमें तय करने होंगे। ये मेरा स्पेसिफिकली इंटेलेक्चुअल से और इन जनरल बामसेफ से अनुरोध है, सबमिशन है। पांचवा पॉइंट, आंदोलन से जो प्रोडक्शन निकला, प्रस्फुटित हुए कुछ उत्पादन निकला, जैसे कुछ मुद्दे, रिजर्वेशन इन प्रमोशन, कुछ लोगों ने क्या किया कि इस प्रोडक्शन को जो आंदोलन से, पूरे मूवमेंट से निकला, उसी पार्ट को पूरा आंदोलन समझ लिया। दिस इज ओनली पार्ट ऑफ द मूवमेंट, डोंट मेक इट द होल मूवमेंट। रिजर्वेशन इन प्रमोशन एक उदाहरण है कि वो हिस्सा है इस आंदोलन से जो निकला प्रोडक्शन के रूप में, इसको पूरा मुद्दा मत बनाइए और लोग उसके पीछे पूरी एनर्जी लगा देते हैं। छठा, तात्कालिक लक्ष्य और दूरगामी लक्ष्य, ये दो रखने होंगे इन एडिशन टू जो हमारे बामसेफ के तात्कालिक और दूरगामी लक्ष्य डिसाइडेड हैं। यहां पर मैं लेना चाहूंगा दलित एजेंडा 2050 से कि मूल तात्कालिक लक्ष्य में मूल निवासी समाज में पुनर्जागरण फिर से जगाना होगा। उस रिएक्शन को तोड़ने के लिए, जब उन्होंने कहा कि बहुजन तो और भी हैं, धार्मिक बहुजन भी हैं,
तो फिर मूल निवासी बहुजन कैसे? क्योंकि ये अदराइजेशन, हम अलग हैं वो अलग हैं, बहुत जरूरी है। यही फ्रेमवर्क, यही नैरेटिव्स गढ़े जाते हैं। तो इस जमीन पर इन इंटेलेक्चुअल्स का ऐसी कॉन्फ्रेंसेस में, ऐसी कन्वेंशंस में ये काम है कि हम भी वो नैरेटिव्स गढ़ें, जहां पर 85 बनाम 15 और इसी के जैसी तमाम नैरेटिव्स इस समाज को बांधने में काम आए। तो मूल निवासी समाज में पुनर्जागरण एवं नव निर्माण करने वाले विचार प्रस्तुत करने होंगे इन इंटेलेक्चुअल्स को, और दूरगामी लक्ष्य के रूप में संवैधानिक प्रजातंत्र को समावेशी बनाने वाले एवं राष्ट्र निर्माण में सहायक विचारों का सृजन करना होगा। जब यह जनता अपने आप तैयार होगी, मूल निवासी बहुजन अपने आप तैयार होंगे उस नव जागरण के साथ इस राष्ट्र को मजबूत बनाने में। यही मेरा सबमिशन है। जय भीम, जय मूल निवासी, जय भारत, जय संविधान।